बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आगाज़ में एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि हम अक्सर जो है इस चीज़ से परेशान नज़र आते हैं कि वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमारे ऊपर ही तमाम तर मुसीबतें आ रही हैं। वक्त अच्छा भी आता है, वक्त मुश्किल भी आता है, लेकिन वक्त की अच्छी बात यह है कि ये जैसा भी होता है गुजर जाता है, लेकिन आपको कुछ सिखा के ज़रूर जाता है। वो चाहे फिर हौसला या हिम्मत हो, वो चाहे फिर कोई लेसन दूसरी सूरत में हो। अगर आप सीखना चाहें तो जो चीज़ें आपके साथ हैपनिंग्स हो रही होती हैं उनसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रह गई वक्त की बात, जिन लोगों पे मुश्किल वक्त है इंशाल्लाह वो भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त जब गुजरता है तो आपके लिए मज़ीद उम्मीदें और नई ज़िंदगी की बहारें भी लेकर आता है। तो आई होप कि सब लोगों की ज़िंदगी में अच्छा वक्त रहे, सब लोग अपने अच्छे वक्त को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें। तो पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। पहला सेगमेंट है हमारा टुडेज़ वेदर। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं आपके पास? महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और शहर में तेज़ हवाओं के साथ जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश भी जो है वो हो सकती है। और आज सूरज और बादल की आंख मचौली का सिलसिला भी दिन भर जारी रहेगा और मतलब अबरआलूद रहने की वजह से आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 77% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 55% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और आज हवाएँ जो हैं वो 15 से 21 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी और हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो शहरी हफ्स जो है वो महसूस कर सकेंगे। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में मामूली कमी देखी जा सके। ठीक है, जुज़वी तौर पर मौसम अबरआलूद रहेगा जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी भी देखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद, मौसम के हवाले से आपने अपडेट किया। इससे पहले कि हम अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाएं जी, तो आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। पहली खबर हमारे पास लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की है जी। नया टैक्स तैयार, कूड़ा उठाने के लिए शहर के 6 जोन में तकसीम कर दिया गया है। पोलियो फ्री लाहौर का ख्वाब पूरा न हुआ, रावी टाउन में वायरस से बच्चा जान बहक। डॉल्फिन फोर्स पीरू का गश्त बेकार, लाहौर का क्राइम रेट कराची से भी आगे चला गया। और अगली खबर, अराकीन असम्बली का कोटा खत्म न हुआ। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ हम चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है, निजी कंपनियों को 7 साल ठेका देने का फैसला किया गया है और नया टैक्स शहरियों के लिए तैयार किया गया है। मुझे ये बताइएगा, ये जो बजट आया था इसमें तो वावेला ये किया जा रहा था टैक्स फ्री बजट है और शहरियों के लिए सहूलत, अब आप उसको मोल्ड करके नए नए टैक्स लेकर आ रहे हैं, ये क्या है? आप देखें, ये उसको कैलकुलेट कभी भी नहीं करते। आपकी अथॉरिटीज़, आपकी इंडिपेंडेंट जो कंपनीज़ हैं वो अपने तमाम टैक्स लागू करती हैं। और आप अब ये बताएं कि एक कंपनी जो 11 साल से आप चला रहे थे, बिल्कुल 11 साल से ये चल भी रही थी बहुत अच्छे तरीके से और शहर में सफाई बतदरीज उसमें हमने देखा है कि कमी आई है, लेकिन जब ये कंपनी लॉन्च हुई और उसके बाद उसने 5-6 सालों में जो परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा था, लोगों को आदत होती जा रही थी। उस वक्त चालान का सिस्टम इन्होंने इम्पोज करने की कोशिश की कि लाहौर वेस्ट कंपनी चालान करे, जो गन डाले और गन फेंके, कूड़ा ये कंपैरेटिवली बेहतर भी है, मतलब जो शहर में गंदगी का बाइस लोग बन रहे हैं वो चालान पे करें। एक फैक्टर था कि जी आप मंथली जो है वो रेंटल लें या मंथली आप इनसे टैक्स जो है वो फीस कलेक्शन की मद में लें। ये 2011 से प्रपोजल चल रहा है, ठीक है, लेकिन उस वक्त हुकूमत पंजाब चूँकि शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उनका एक अपना सियासी विजन था कि जी हमने लोगों पे कम से कम जो है ना बर्डन डालना है, हमने कल इनसे वोट लेने हैं। चाहे पानी का मसला हो, पानी का रेट आज तक नहीं बढ़ाया गया था,
कूड़े की सफाई की कलेक्शन फीस जो है वो आज तक नहीं ली गई थी। फिर एंड पे जो 2-1 साल थे उसमें उन्होंने जो कमर्शियल सार्फिन थे उनसे कूड़े का टैक्स जो है वो 600 रुपये या 1200 रुपये साल का लेना वसूल करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब ये जो निज़ाम है ये कोई नया निज़ाम नहीं है। लाहौर ऑलरेडी मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम है, आपको पता है। बिल्कुल। उसके बाद आपकी जो कूड़े की कलेक्शन का जो सारा सेटअप है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। ठीक। आपकी जो डंपिंग साइट है वो मौजूद है, कूड़े की जो साइट्स है वो भी मौजूद है। आपको पता है कि आपने कहाँ से कूड़ा उठाना है, कहाँ लेके जाना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो शायद अभी स्टेज पे ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पहुंचा नहीं कि कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए जो कॉस्ट है वो क्या आएगी। बिल्कुल। इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सालाना बजट जो है वो 15 अरब से ज़ायद है, लेकिन उसमें कंपनी के अखराजात भी हैं। उसमें जो टेंडरिंग की गई थी तुर्क कंपनियों के साथ जिसमें आपने पर टन जो है वो डॉलर में पेमेंट करनी थी, उसका फैक्टर भी उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर फिर एक ह्यूज आपकी 12-13 हज़ार की ह्यूमन रिसोर्स है सेंट्री वर्कर्स की, और कम से कम भी अगर 15,000 एक सेंट्री वर्कर को दें तो वो भी एक अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है। सही। उसके बाद फ्यूल, गाड़ियों की आमदोरफ्त, आपके तमाम ऑपरेशन मेंटेनेंस के अखराजात, फिर कंपनी जो चली गई कॉर्पोरेट सेक्टर पे उनके अफसरान की तनख्वाहें भी उस तरह हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो अब करने जा रहे हैं क्या ये उन फैक्टर्स को माइनस करेगा कि नहीं करेगा? जो हुकूमत पंजाब गुज़िश्ता शहबाज शरीफ साहब की थी उसको ये बाईपास करेगा नहीं करेगा, उसके रेट को नीचे लाएगा कि नहीं लाएगा? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा दुर्रे नाया, मुझे एक ये भी चीज समझा दे, यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कूड़ा टैक्स का तायुन इलाकों के मुताबिक किया जाएगा। अब ये क्या चीज है, किस तरह से इलाकों के तायुन के मुताबिक, इसमें क्या चीज है? शहरियों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं होना चाहिए। मैं इसकी इसलिए भी जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपका मरला वाइज रेट है वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है जी, ये नहीं होना चाहिए कि एक मरला अगर आप इचरा में ले रहे हैं तो वही एक मरला गुलबर्ग में दुगना हो जाए। देखिए ये बुनियादी जो हुकूक है ना उसकी खिलाफ वर्जी होती है। बिल्कुल। उसका क्या कसूर है कि वो गुलबर्ग में रह रहा है, वो भी सरकार का इलाका है। एक वो इचरा में रह रहा है जो कम दर्जे, थोड़ा सा गुलबर्ग से निचले दर्जे का इलाका है, वो भी सरकार का इलाका है। कंपनी के रूल्स रेगुलेशन सेम होने चाहिए। पर मरला आप कूड़ा डिफाइन करें कि जी हम एक मरला के हिसाब से 5 मरले का स्लैब बना लें, 5, 10, 2 किनाल और 2 किनाल आगे, जिस तरह से बाइफिकेशन लाहौर में आप लें। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि जी गुलबर्ग में फ़ी मरला हम 200 रुपये मुकर्रर कर रहे हैं और इचरे में फ़ी मरला 100 मुकर्रर कर रहे हैं, तो ये आप एक अमीर और गरीबों में खुद लकीर खींच देंगे और ये नहीं करना चाहिए। यही मेरी जस्टिफिकेशन है कि ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। खैर इसको हमने डिटेल में भी डिस्कस करना है। हमारे आज के मेहमान भी होंगे चेयरमैन LWMC, जिनसे हम इस तमाम तर खबर की डिटेल्स शेयर करेंगे, किस तरह से इसका तायुन किया जाएगा, इसके पसे पर्दा क्या मुहरकात हैं, आगे इससे क्या फायदा नुकसान होगा। ये भी पूछेगा कि क्या उसके बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी की जो अपनी इनफरादी हैसियत है क्या वो कायम रहेगी कि महकमा बल्दियात जो है वो इसको फिर यरगमाल कर लेगा? अभी भी देखिए आप ये प्रपोजल जो बना के दे रहे हैं ये महकमा बल्दियात दे रहे हैं। लाहौर वेस्ट कंपनी का प्रपोजल शायद कुछ अपना हो, आज वो रियाज साहब आपको शायद बेहतर इसमें बता सकें। तो हम कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब भी हासिल करें। खैर अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है अफसोस और परेशानी भी हो रही है कि हम अब आगे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई अच्छी खबर नहीं नजर आ रही है। मुश्किल से मुश्किल वक्त बहुत सारे सवालात इस खबर के बाद सामने आए हैं। रावी टाउन का इलाका है जहाँ से पोलियो वायरस की वजह से बच्चा जाँ बहक हुआ है। पोलियो फ्री का ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा दुर्रे नाया? देखिए ये माजी में भी होता रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुस्तकिल सर्विलेंस, मुख्तलिफ सैम्पलिंग आप इलाकों से लें, आप डिस्पोजल से सैम्पलिंग लें, आप वेस्ट वाटर से लें, आप ये सैम्पलिंग तो बात की बात है ना। मुझे अब सिर्फ ये बता दें, पहला सवाल इससे मेरे जहन में जो आता है वो ये है कि हमारी वैक्सीन क्या मयारी नहीं है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है? क्योंकि इस खबर के मुताबिक उस बच्चे को जो है वो ड्रॉप्स भी दिए गए और इंजेक्शन भी दिया गया पोलियो का, लेकिन फिर भी वो बच्चा, देखें ये इतना खतरनाक एलिमेंट है, इस खबर के जो असरात हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। हम पहले भी पोलियो की वजह से मुश्किलात का शिकार थे कि हम एयरपोर्ट जाते थे और पोलियो सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होता था, और इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हमें सऊदी अरब में उठानी पड़ती थी जब पोलियो सर्टिफिकेट दिखा के वहां जाके फिर कतरे पीने पड़ते थे। यानी कि अब आपके सवाल के जवाब की तरफ मैं लेके आ रहा हूँ कि जो सऊदी अरब में है उनकी अथॉरिटीज हैं उनको हमारी वैक्सीन पे यकीन शायद नहीं था, क्योंकि मैं खुद एक दफा जब उम्रे पे गया तो मैंने यहाँ भी कतरे पी के सर्टिफिकेट बनवाया, एयरपोर्ट पे दिखाया, आगे गया जब सऊदी अरब उतरा तो उन्होंने कहा जी नहीं
ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे सामने है ना, हम किस तरह से इनकार आपको हम अपनी वैक्सीन पिलाएंगे, बिल्कुल हमने उनकी भी वैक्सीन पी, अब 2-2 दफा भी वैक्सीन पी के जब आप ट्रेवल करेंगे तो कितनी दुनिया में शर्मनाक बात है। बिल्कुल फिर यूनाइटेड नेशंस ने जितनी भी अपनी फंडिंग की, जितनी मुख्तलिफ स्कीमें चलाई, वो लाहौर में और लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में KPK में चलाई गई, बहुत जगहों पे चलाई गई, लेकिन उसके अंदर भी रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे। फिर जो वैक्सीन परचेज की पिछली हुकूमत पे ये इल्ज़ामात लगते रहे कि जी उन्होंने पता नहीं कौन सी नाकिस वैक्सीन ले ली, उन्होंने इंडिया से ले ली, पता नहीं किस मुल्क से ले ली, तो ये इल्ज़ामात भी किस हद तक दुरुस्त है वो तो खैर बात की बात है, इल्ज़ामात की बात है, लेकिन आपकी वैक्सीन के रिजल्ट्स ना होना ये एक क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल। और आपने जितनी भी सर्विलेंस की है वो अपनी जगह बरकरार है, आप उससे जान नहीं छुड़ा पड़े। सिवाय एक दौर में कैप्टन उस्मान साहब डिप्टी कमिश्नर थे, मुझे वो अच्छी तरह वक्त याद है कि लाहौर के सैंपल जो है वो माइनस हो गए थे, बिल्कुल ऐसे नेगेटिव हो गए थे, पॉजिटिव नहीं हुए थे। बिल्कुल आप सही। उसके बाद मुझे अब 11 साल हो गए हैं कवर करते हुए, मैंने नहीं देखा कि लाहौर शहर में इस सीवरेज में, डिस्पोजल में कहीं से सैंपल लिया हो गया हो और वो नेगेटिव आया हो, बिल्कुल पॉजिटिव ही आता है, ऐसे ही है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने मैसिव जो है, एक तो वैक्सीन आपने पिलाई नहीं, फिर ये भी एक डाउटेबल बात है कि देखा जाए कि क्या वाकई ही बच्चे ने वैक्सीन पी थी कि नहीं पी थी, कि या उसके पेरेंट्स ने ये कोई गलत बयानी से काम लिया और घर में किसी और बच्चे को पिलाई गई हो, इसको ना, क्योंकि अमूमन हमारे घर ये होता है। बिल्कुल सही है, इसमें हमारे अपने रवैये भी शामिल लड़ पड़ते हैं जी, क्यों हमारे घर के अंदर आ गए, पोलियो की टीमों को धुतकार दिया, मारने की कोशिश की गई, मतलब कि उनके साथ तजलीली रवैया जो है वो इख्तियार किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके सामने हर्डल्स होती हैं, आपने ये भी चेक करना है कि क्या वाकई ही ये हुआ था और नहीं हुआ था। फिर अब आगे डेंगू आ रहा है, बिल्कुल, फिर आप डेंगू के साथ क्या करेंगे? अगर हम पोलियो में इतने पीछे मार खा रहे हैं तो आगे डेंगू हमारे साथ क्या सलूक होगा? तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी बर वक्त, और डिप्टी कमिश्नर को इस चीज़ में मुतहरिक होना पड़ेगा। माजी के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को छोड़ के अपनी मिसाल कायम करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, हम उनकी मिसाल भी दे सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएगा, हमारे यहाँ चूंकि मौसम का भी है, शदीद गर्म होता है, तो कुछ ये स्टोरेज का मसला तो नहीं आ रहा कि पोलियो टीमों को वैक्सीन दी जाती है और गर्मी की शिद्दत की वजह से उसमें कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं? ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद है कि मुझे एग्जैक्टली वो ईयर याद नहीं है, जहाँ पे एक दिन रेड की गई महकमा सेहत ने, तो एक स्टोर से बहुत बड़ी तादाद में पोलियो वैक्सीन मिली, ठीक है, और उसको वो दर्जा हरारत का जो SOP था उसको फॉलो नहीं किया गया था, उसको ठंडे मकाम पे नहीं रखा गया था, और वो एक जगह बल्क में कैपेसिटी में पड़ी थी, जिसके बाद हेल्थ एडवाइजर्स ने कहा जी कि ये अब काबिल इस्तेमाल नहीं रही। तो आपकी बात ठीक हो सकती है कि हो सकता है कि ऐसी जगहों पे वैक्सीन को स्टोर किया हो, वहाँ से पोलियो वर्कर्स को दिया गया हो, पोलियो वर्कर्स ने आगे उसको डिले करके किसी ठंडे मकाम पे ना रख सके हो, और वही जाके उन्होंने आगे उसको यूटिलाइज करना। सेकेंडली मुझे एक चीज़ ये लगती है, हमारे जितने पोलियो वर्कर्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, वो आपको लगता है कि वो उस मयार के मुताबिक की जाती है, या हमारे पोलियो वर्कर्स को प्रॉपर तरबियत दी जाती है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, जिन्होंने घरों में जाना है, पोलियो के कतरे पिलानी है? मुझे नहीं लगता ये चीज़ें। लगता तो मुझे भी नहीं, लेकिन जो इक्विपमेंट उनको दिए जाते हैं, जिस तरह फ्लास्क उनको बड़ी बेहतरीन दी जाती है, उनके पास एक नीले रंग की बोतल हमेशा होती है, उसके अंदर उन्होंने वो आइस रख के उसके अंदर उन्होंने वैक्सीन रखी होती है, और जहाँ जाते हैं वैक्सीन निकाल के बच्चे को पिला देते हैं। उस हवाले से तो ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपके डिप्राइव्ड एरियाज हैं, जो आपके मुतवस्सित इलाके हैं, आपके स्लम एरियाज हैं, वहाँ पे क्या ये SOPs फॉलो किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? क्योंकि केसेस ज्यादातर वहीं पे रिपोर्ट हो रहे हैं। आपके डिप्राइव्ड एरियाज में, आपके मुतवस्सित इलाकों में, कम आमदन वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे लोगों जहाँ रिहाइश पजीर हैं, ज्यादा केसेस वहाँ से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने खुद निजाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी अब आप धड़ाधड़ जो पोलियो मुहिम चला रहे हैं, उसके साथ साथ ये चीजें भी हैं जिन पर अब आपको गौर करना है, क्योंकि आपकी बार बार पोलियो मुहिम चलाने का फायदा कोई नहीं। अगर इस तरह के मसाइल होंगे तो पहले आपको पीछे देखना है, प्लानिंग में क्या नकाइस हैं। ये तो अलार्म है, ये तो इतना बड़ा अलार्म है कि ये इसके बाद तो लाहौर शहर में हमारे जो अमीर शहर है जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, उनको तो बिल्कुल परेशान हो जाना चाहिए कि ये क्या हो गया, क्योंकि इसके असरात सिर्फ लाहौर में नहीं है, इसके असरात अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर तक जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। हम अगली खबर की तरफ भी जाएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक परेशानी, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसमें जब सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है तो एक्चुअली हम लोग परेशान होकर रह जाते हैं। अगली खबर भी कुछ ऐसी है, डॉल्फिन पीरू का गश्त बेकार, शहर लाहौर में क्राइम रेट
कराची को भी पीछे छोड़ने लगा है। और इसमें वाकई कुछ ऐसा नहीं है। जब आप गली मोहल्लों की सतह पर देखते हैं कि आपकी चोरी डकैती की वारदातें, गाड़ी चोरी होना, बैटरी चोरी होना, शीशे चोरी होना, बाइक चोरी होना, ये तो कोई बात ही नहीं रही है ना अब शहर में। तो हम समझते भी बिल्कुल, लाहौर के रहने वाले इन चीजों को नहीं समझते। लेकिन आप ये देखें कि 21 अफराद डाकुओं के हाथ कत्ल हो गए लाहौर शहर में, बिल्कुल, और आपके तकरीबन 35 के करीब अफराद डकैती मज़ामत के दौरान जख्मी हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि इरफान मलिक हर दूसरे दिन खबर देता है कि सीसीटीवी कैमरास जो है ना वो अब बेकार हो गए हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी के पास अब कैपेसिटी वो नहीं रही कि वो उस तरह से मॉनिटरिंग करे जिस तरह वो बैक एंड 2-2.5 साल पहले करते थे। बता दें, आप सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज आ भी जाती है तो दूर नायाब उससे होता देखिए एक खौफ होता है इंसान को थोड़ा सा कि कोई उसको देख रहा है, कहीं पे गार्ड खड़ा है और कहीं पे कोई टीवी लगा हुआ है, कहीं पे कोई सीसीटीवी है, कोई मूवी ना बन जाए, कोई वीडियो ना बन जाए, कोई मुंह लपेट ले, कोई सब उसकी चीजें होती हैं। आपको ये खौफ भी नहीं रहा। लाहौर शहर में आपका ये क्राइम रेट की बात कर रही है ना, मैं दावा करता हूँ कि इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि 2-4 तो मेरे बेचारे ऐसे दोस्त हैं जो पिछले दिनों में स्नैचिंग के दौरान किसी से कोई सिर्फ नकदी ले गया, किसी से कोई मामूली मोबाइल ले गया, तो उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि यार अब इसका क्या कंप्लेंट लिखाएं, इसकी क्या दरखास्त दें। शुक्र है जान बच गई। तो बहुत सारे ऐसे केसेस तो मैं जाती तौर पर जानता हूं जो अनरिपोर्टेड रहे और वहां पे लोगों ने बॉदर नहीं किया क्योंकि किसी के 4-5 हज़ार पे पर्स में थे तो वो चले गए, किसी का कोई 5-10 हज़ार का मोबाइल था वो चला गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पुलिस की तरह मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारी फिंगर टिप्स पे वो इलाके हैं शहर लाहौर के जहां पर हमें पता है कि चोरी डकैती की वारदातें होना मामूल बन गया है। सब्जाजार का इलाका हो गया, गुलशन रावी का इलाका हो गया, समनाबाद का इलाका, ये वो इलाके हैं जहां पर आपको स्ट्रीट क्राइम में बेतहाशा इजाफा होता नजर आ रहा है। पुलिस को भी ये सब कुछ पता है और सम टाइम पुलिस की गाड़ियां जो है वो गली के बिल्कुल कॉर्नर पे होती है, आपके आगे जाके चोरी डकैती की वारदातें हो रही होती हैं। जब ये सब कुछ पता भी है फिर भी आपका क्राइम रेट आगे बढ़ता चला जाना, फिर ये क्या है, मुझे ये बता दें। मेरा ख्याल है कि वो पुलिस की जो वो एक खेप थी जो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के आखिर में थी। नौजवान लोग थे, SHOs आए थे, सब इंस्पेक्टर लेवल के थे लेकिन थे SHOs एज ए परफॉर्म कर रहे थे। शायद अब वो लोग नहीं रहे बीच में, या जो थे लोग वो थक चुके हैं या सब ने कॉम्प्रोमाइज कर लिए बहुत सारे सिस्टम के तो साथ। ये जो आपको जगह जगह डॉल्फिन फोर्स के अहलकार फिरते हुए नजर आते हैं, पीरू ये फोर्सेस क्या कर रही हैं, इनकी रिस्पांसिबिलिटी आपने क्या तो खुद देखा है कि माजी में बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे रिपोर्ट किया, या वो टिकटॉक बना रहे होते हैं या उनकी मोटरसाइकिलें कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है, या वो किसी को मार रहे होते हैं या किसी के साथ उलझ रहे होते हैं, किसी शहरी की तरबियत नहीं कर रहे होते, किसी को बता नहीं रहे होते, किसी की मदद उस तरह से नहीं कर रहे होते, सेल्फ नाके लगा के खड़े होते हैं, लोगों की वहाँ पे तस्लील करते हैं और बहुत सारे काम ऐसे जो उनका काम नहीं है वो भी कर रहे होते हैं। मतलब कि कागजात चेकिंग करना जी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर देखना, उनके सारे मामलात देखना। आप का एक कंसोर्शियम है, आपके पास ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी हैं थाने में आसपास, आपके पास पीरो भी है, डॉल्फिन भी है, लोकल पुलिस भी है। आप फौरी तौर पे इंगेज करें अगर आपको शक है किसी ऐसी गाड़ी पे जिसकी रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, चोरी की है, नॉन कस्टम पेड है। आप कहते हैं जी कि मैं ही हरफन मौला हूं और मैंने ही वहीं पे सब कुछ करना शुरू कर देना है। यहाँ पे शहरियों की रिफ्ट स्टार्ट होती है पुलिस के साथ, और पुलिस वाले अपने जो लैंग्वेज है, अपना जो रवैया है, उसकी वजह से मजीद शहरियों को अनॉयड करते हैं और उसके बाद वो गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। ये तो एक फैक्टर है। बिल्कुल आपने हर तरह से उनकी ट्रेनिंग कर ली पुलिस वालों की, उनको दीनी इस्लामी लेक्चर भी दिलवाए गए, उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है बड़े बड़े हमारे शहर में नामवर, उनके भी लेक्चर्स दिलवा दिए। आपने उनकी तनख्वाहें बेहतर करने की कोशिश की, वर्दी बदल गई, अब सुना है जी उनकी गाड़ियों के रंग भी तब्दील कर रहे हैं। लेकिन क्या पुलिस इससे बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल। पुलिसिंग के निजाम पे क्वेश्चंस हमेशा से उठते आ रहे हैं, आते रहेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ चोरी डकैती तक बात नहीं है। 20 अफराद जो हैं, 20 शहरियों का कत्ल हो जाना वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अना मजे की बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि हमारी इस गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही हल है कि IG तब्दील कर दो। बिल्कुल। और जितने IG इन्होंने अपने 2 साल में तब्दील कर दी हैं, या तो IG तब्दील किया या फिर कुछ अर्से बाद वापस आ गया, फिर वो चला गया, फिर कोई और आ गया, फिर चला गया। क्या रिफॉर्म्स जो पुलिस में लानी थी, जो पुलिस रिफॉर्म्स की बातें की जा रही थी, वो रिफॉर्म्स किधर है वो सॉफ्ट इमेज कल्चर का खात्मा, सॉफ्ट इमेज, ये सब किधर है जी? आपके ऑनलाइन। अच्छा दुर्रे नाया, मुझे ये चीज बता दे, इरफान मलिक से जब कभी भी गुफ्तगू होती है वो कहते हैं हमारी पंजाब पुलिस के पास जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं।
तो मुझे ये जदीद तरीन सहूलियात का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, जो देखिए ना, गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है? हमारे एक दोस्त थे, हम उनसे बड़ा इत्तेफाक हुआ थाने में जाने का, तो उनके जो गैजेट्स थे वो बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि लोग जो हैं वो तमाम तर कंप्यूटर्स, वो चीज़ें, पुलिस के जो अफसर थे वो अपने घरों में ले गए, और इंटरनेट जो थे उनके वहाँ पे जो यूज़ हो रहे थे, जो उनको डिवाइसेस दी गई थी, वो भी अपने पर्सनल यूज़ में ले गए। बाकी जो लैपटॉप दिए गए थे वो भी बहुत हद तक जो है वो उसमें अपना कोई पर्सनल यूज़ करते थे, बहुत सारा काम जो है वो ऑफिशियल नहीं करते थे। तो जब चीज़ों का इस्तेमाल ही आप इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, आप उनको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स नहीं देंगे कि वो अपना काम जो है वो कंप्यूटराइज कर लें, वो तमाम तर अपना सिस्टम को जो है ऑनलाइन करने की तरफ लेके जाएं, या वो अपनी जो रिपोर्टिंग का सिस्टम अपने लैपटॉप में बैठ के वो खुद प्रिपेयर करें और उसके बाद अपने अफसरान को पेश करें। ये तो एक बात है। दूसरा रुख कि पंजाब पुलिस के पास वक्त कहाँ है, बिल्कुल सारा दिन तो वो लेके कभी पतंगबाजों के पीछे भाग रही है, कभी वो जनाब और अब कोरोना पे भी कोरोना के पीछे भी पंजाब पुलिस है। भाग रही है, अब गलियां वो बंद करा रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां भी वो निभा रही है। आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एमसीएल में एक बड़ी फौज जफर मौज है। अगर एक पुलिस एहलकार उनके साथ तैनात किया जाए तो आप बहुत सारी जगहों पे अपने लॉस को इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं करना। आपने 6-7 पुलिस वालों को गली के बाहर खड़ा कर देना है और वहीं पे उन्होंने कनातें लगा के बंद कर देनी है और सारा दिन वहाँ पे उन्होंने ज़ाया करना है, जिसकी वजह से लाहौर शहर के अंदर जो है आपकी बहुत सारी तवज्जो ना होने की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, और जितनी थोड़ी बहुत गश्त पीरो या डॉल्फिन कर रही है उसके नतीजे जो है ये वो सब तो ग्राउंड रियलिटी है। आपको कोई इसका हल नजर आ रहा है दुर्रे, आप मुझे वो भी बता दें, क्योंकि ये सूरत हाल अब की नहीं है, ये आगे मजीद बिगड़ती हमें नजर आ रही है, क्योंकि आपको हल की तरफ कोई जाता नजर नहीं आ रहा। इसका सिर्फ एक हल है कि तमाम पुलिस एहलकारों को उनकी जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, जो उनकी प्राइम ड्यूटी है वो करने दी जाएं, उनको वीवीआईपी ड्यूटियों से वापस बुलाया जाए। यहाँ पे भी सजा जजा का निजाम होना चाहिए, आपकी मंथली जो है रिपोर्ट होनी चाहिए, कौन एहलकार कौन अफसर अपनी ड्यूटी आया निभा रहा है या नहीं निभा रहा। मुझे शहबाज शरीफ साहब का दौर याद है कि उनके इलाकों के हिसाब से एसएचओज वगैरह से मंथली मीटिंग की जाती थी और रिपोर्ट ली जाती थी कि किसके इलाके में कितना क्राइम रेट है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ना बहुत हद तक तनकीद करता था जब शहबाज शरीफ साहब किसी एसएचओ को लगाने या किसी टीएमओ को लगाने के लिए भी तजावीज़ तलब कर लेते थे और नाम तलब कर लेते थे कि अच्छा जी बताएं कि टीएमओ इकबाल टाउन का लगाना है तो कौन होगा, टीएमओ जो है वो गुलबर्ग का लगाना है कौन होगा, एसएचओ गुलबर्ग कौन होगा, लोहारी कौन होगा, भाटी कौन होगा। हंसते थे, लेकिन अब अंदाजा हुआ है कि इन तक भी आप तक ग्रिप रखना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता ना कि एसएचओ भाटी लोहारी कौन है और किस कैटेगरी का बंदा है और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या हैं, उसके बारे में स्पेशल ब्रांच वाले क्या समझते हैं, क्या लिखते हैं, तो फिर आपके लिए मसाइल हो जाते हैं। बिल्कुल तो थोड़े एसएचओस को नो हाउ जब चीफ मिनिस्टर तक के लोगों को होती थी तो उस वक्त थोड़ा सा ये भी कंट्रोल में रहते थे। आज किसी को पता ही नहीं है। आज पूरे लाहौर में शायद अगर किसी को पता हो कि जी उसके इलाके का एसएचओ का नाम क्या है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा वेल इन्फॉर्म बंदा होगा। लेकिन सीएम साहब नोटिस ले लेते हैं इस चीज़ का, हमें जो है वो इस चीज़ से बेफिक्र रहना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होगा तो सीएम साहब नोटिस जो है वो हमें नजर आ जाता है, वो काम आए ना आए। मुझे नहीं याद पड़ता कि सीएम साहब ने अचानक किसी थाने में चले गए लाहौर के, या किसी अचानक थाने में जाके उन्होंने, याद है आपको कि लिबर्टी में जाके थाने पे शहबाज शरीफ ने छापा मारा, तो देखिए वो तो शोबाजियां थी, तेरे नायाब शोबाजियां ये नहीं करते, अब आप ऐसे मशवरे ना दें जो शोबाजियां। वो मुजरिम वाकई ही थाने ने टैंकी में छुपाया हुआ था, तो जिसको वो उठा लाए। उनको इन्फॉर्मेशन जरूर थी कि कहीं पे कोई मुजरिम जो है वो इन्होंने रखा हुआ है और उसकी इन्होंने दाखिल रिपोर्ट नहीं की, उसकी कोई एफआईआर नहीं है। देखिए ये तो शोबाजियां थी, तो ये शोबाजियां नहीं करते, ये काम करते हैं, एक्चुअली काम करते हैं। खैर आजकल हमें सीएम साहब नजर भी आ रहे हैं मुख्तलिफ रोड्स पे, तो वो मॉनसून के हवाले से जो इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। अब देखें उसकी हकीकत भी खुल के सामने आ जाएगी कि ये दौरे कितने काम आते हैं। खैर अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, अरकान असम्बली का कोटा खत्म ना हुआ, स्कूलों में दर्जा चहारम की खिलाफ मेरिट भर्तियों का इंकशाफ भी हुआ है। क्या कहेंगे दुर्नाया? आप देखें, जब आप खुद ये इजाज़त दे देंगे कि वुज़रा अपने इलाकों से 10-10 मुलाजिम भर्ती कर लें और उनको आप लिबर्टी दे दें, तो मैं जब आपने एक सिस्टम में सुई मार के उसमें हवा निकाल दी, उसके अंदर आपने लीकेज कर दी, तो फिर उसका फ़ायदा हर बंदा उठाता है। फिर सिर्फ 10-10 मुलाजिम भर्ती नहीं होते ना, फिर 10 से 20 होते हैं, 20 से 25 होते हैं। खुली छुट्टी तो आपने खुद दे दी, खुली छुट्टी आपने दे दी।
आपने मेरिट के देखें इजाजत से, इस खबर का हिस्सा है कि आपने मेरिट की इजाजत तो पहले ही आपने उड़ा दी कि जी आप 10 कर लेंगे जी, बाकी सारे मौज करेंगे। उसके बाद ये शिकायत अब आम होती जा रही है। आप स्कूल में ये भर्तियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको हालिया लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की भर्तियों का हाल सुनाता हूँ। इन्होंने बंदे भर्ती करने थे से 100 मिसाल के तौर पे, इन्होंने कर लिए 150। अच्छा। उसके बाद जो भर्ती करने थे मैट्रिक, वो कर लिए अंडर मैट्रिक। फिर जो बंदे भर्ती करने थे ऑलरेडी इनके पास वर्क चार्ज थे, पहला राइट तो उनका होता है ना, जो आपके पास कच्चे मुलाजिम काम कर रहे हैं, जब पक्की सीट निकले आप उसको करते हैं। हमारे 42 के अंदर भी जो बंदा इंटर्नशिप पे बेचारा काम कर रहा होता है तो सीट पे, इन्होंने वो भी कोई पासदारी नहीं की, कोई किसी को नहीं पता। अच्छा, इस सब पे कोई पूछने वाला भी नहीं होता? नई एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन आपकी जो है वो भी मुबैना तौर पे लोगों ने इल्ज़ाम लगा के सबूत दिए जी हमसे एप्लीकेशन तक के पैसे मांगे गए। उसके बाद लोगों ने सबूत दिए जी कि हमसे 50,000 रुपये फीस सेंट्री वर्कर भर्ती करने का पैसा मांगा गया। फिर रियाज हमीद चौधरी साहब चेयरमैन आपके पास आ भी रहे हैं, उन्होंने इस पे नोटिस लेके इंक्वायरी होल्ड की। इंक्वायरी में मेरी इतलात के मुताबिक जो फैक्ट फाइंडिंग है अब तक, उसमें इल्जाम दुरुस्त साबित हो रहे हैं। सही। अब फैक्ट फाइंडिंग में इल्जाम दुरुस्त साबित होंगे तो आगे इंक्वायरी बैठ जाएगी। अब मैं वापस इस बात पे आता हूँ कि चले, वहां तो किसी ने नोटिस ले लिया, वहां तो किसी ने कहा यार पीटीआई गवर्नमेंट की ना शोहरत खराब हो जाएगी अगर हमने नोटिस ना लिया, हमने इसको इंक्वायरी ना किया। और इस सिस्टम में जो गरीब बेचारा, मतलब कि कूड़ा उठाने वाले की इस मुआशरे में क्या इज्जत आपने रहने दी है, और उस बेचारे की क्या हैसियत है कि वो, आपने उसमें भी पैसे अगर नहीं छोड़ने, आपने उनसे भी पैसे लेके उनको भर्ती करना है, उनसे भी आपने रिश्वतें लेनी है, मेरिट का ख्याल वहां नहीं करना, तो मुझे बताएं कि लोग बेरोजगारी के इस दौर में कहां जाएंगे। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जो है कि एक तो आपने सुपरमेसी कायम कर दी कि जी जो भी वजीर है अपने हलके का 10-10 बंदे दे दें जी आप, बिल्कुल, क्योंकि बादशाहत है ना पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कि आप 10-10 बंदे जी ले आए, वो चाहे जो भी हो, कोई काना हो, कोई लूला हो, कोई लंगड़ा हो, कोई किसी का, वो बस अब आपके ऊपर है। बस जी आपने जो है ना, आपने उनको जमीन का खुदा बना दिया कि जी आप ले जाएं, उनको भर्ती करा लें। उसके बाद जो बंदा सिस्टम में लीकेज कर रहा होता है, सिस्टम को बाईपास कर रहा होता है, वो 2-4 बंदे अपने भर्ती करा के भी फायदा उठाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत सारे केस, और ये हर जगह पर होता है, हर जगह होता है। तो ये भी हुआ। अब एंड रिजल्ट मुझे बताएं कि ये इसका रिजल्ट क्या होगा। चलें, मैं मिसाल लाहौर वेस्ट की इसलिए दी कि चेयरमैन ने खुले दिल के साथ कहा कि ठीक है जी ये इल्जामात लगे हैं तो हम इसकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कराएंगे। इंक्वायरी में ये चीजें सामने आई तो वो आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आप देखें कि तरदीदों पे तरदीदें आ रही है जी कि ऐसा नहीं है, और उस पर तरदीद भी आप धड़ल्ले के साथ दे रहे हैं। ठीक है, हमारा ये हक है कि आपका भी हक है कि हम आपकी तरदीद छापें, लेकिन इन चीजों के आगे भी चलाने के लिए सिस्टम को आपके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। बिल्कुल, आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें कि जी हमारे इदारे के खिलाफ अगर कोई खबर है तो ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आप कहें जी कि बिल्कुल हम इसको देखेंगे, और अगर इस तरह के मामलात है तो इस पर प्रॉपर जो है वो इंक्वायरी भी होनी चाहिए। खैर, अगली खबर की तरफ जाते हैं। एक माह में ट्रेनों के 13 हादसात, 25 अफराद जाम बहक हुए हैं और 9 मुसाफिर ट्रेनें और 4 मालगाड़ियां हादसात का शिकार हुई हैं। ये यकीनन पाकिस्तान की बात आप नहीं कर रही होंगी। नहीं, ये पाकिस्तान, क्योंकि पुराने पाकिस्तान में ये बात कही जाती थी कि एक भी ट्रेन हादसा होगा तो वजीर रेलवे को घर चले जाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि रेलवे के हादसे पे तुमने कहा वज़ीर आज़म को घर चले जाना चाहिए। छोड़ दें सारी बातें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीचे कौन आपका स्टेशन मास्टर है, कौन आपका रेल चलाने वाला है, कौन आपका वहाँ पे डीएस रेलवे है, उनको सबको भूल जाए। बात मिनिस्टर रेलवे से और वज़ीर आज़म पे आके खत्म। और अब तो रिकॉर्ड हमें ट्रेनों में हादसात देखने में आ रहे हैं। रिकॉर्ड हादसात हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की बात नहीं करी मैं, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान की बात हो रही है और यहाँ के ये हालात हम आपको बता रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हादसात हुए हैं। अब इस पे नोटिस किसने लेना है? अब वजूहात क्या हैं? आप कमेटियां बना देते हैं जो कि तमाम तर सूरत हाल की रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगी, पता चलेगा कि जी क्यों ये हादसा हुआ, और उसके बाद मामला जो है वो दब जाते हैं। और मैं तो ये देख उसके बाद आएगा जी कांटा तब्दील करने वाले का कसूर, फाटक ना बंद करने वाले का कसूर। बिल्कुल। उसके बाद जी वहाँ पे सिग्नल पे कोई बैठा है उसका कसूर। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जो बेचारे इस हादसा के शिकार होते हैं उनको बहुत खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से C-130 में बिठा के उनको उनके इबाई इलाकों में पूरे प्रोटोकॉल के साथ भेज के उनके लवाहिकीन के सुपुर्द करके आप कहेंगे जी ले जी हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब आगे चलते हैं।
और कुछ ही दिन नहीं गुजरते एक नया हादसा हो जाता है। ऐसे ही है। वो क्यों होता है? पिछली इंक्वायरी रिपोर्ट आपको मुकम्मल होती कहीं नजर नहीं आती, वो मामला दब चुका होता है और एक नया हादसा हो जाता है। यही वजह है कि अना वो क्यों होता है। लोग इजी हो जाते हैं, जो जिम्मेदारान स्टाफ है, जो अफसरान है, वो बिल्कुल उनको पता है जी कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा, इजी होके बैठे, ना वो अपने सिस्टम को देखते हैं, ना वो अपने सिस्टम की दोबारा से चेकिंग करते हैं, ना वो किसी को ऊपर जिम्मेदार करार देते हैं, ना किसी को डर है ना खौफ है। और वही मिनिस्टर, मुझे तो ये हैरानी है कि वो तो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को घर जाना चाहिए, वो किस तरह इतने सुकून से और इजी होके बैठ जाते हैं कि जबकि सैकड़ों बंदों की जानें अब तक जा चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर हम इस तरह से ही इन मामलात को खुद दबाते रहे, जितनी मर्जी हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट का हुक्म दें, वजीर रेलवे ने नोटिस ले लिया है, जिम्मेदारान का तायुन किया जाएगा, ये वो लाइंस हैं जो कि आपको किसी भी हादसे के बाद नजर आती हैं, अखबारात की जीनत आपको टीवी चैनल्स पे नजर आती हैं, लेकिन इसका आज तक हमें कभी कोई प्रॉपर हल नहीं नजर आया, प्रॉपर कोई जिम्मेदारों का तायुन नजर नहीं आया। एक दूसरे पे बात डाल के खुद बरी जिम्मा होने की कोशिश की जाती है और वो हमेशा कोशिश कामयाब भी होती है। तो फिर हम क्या अब ये सोच लें कि ये हादसा इसी तरह से खुदा ना खास्ता अगर होते भी हैं तो किसी का तायुन भी नहीं होगा और ना हम इन हादसा को रोक सकेंगे। अच्छा, वो वजीर साहब हमारे मोहतरम दोस्त भी हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन का और इजाफा कर लिया। अब वो कहते हैं जी मैंने 14 वजारतें चलाई हैं। आपको पिछले दिनों आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में, उनका जी मेरा वसीता तजर्बा, मैंने 14 वजारतें चलाई हैं। अब 14 वजारतों में ये आप एक वजारत आपको जो अब इस वक्त दी गई है उसके अंदर आपने 10 क्वेश्चन रेज कर दिए जो कि हकीकत में मबनी है। इनका अगर अजाला नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में मुझे ये बताएं, जितना अच्छा सॉफ्ट इमेज आपने कोशिश करके रेलवे का उठाया था, आपने बिजनेस ट्रेनें चलाई, शालीमार ट्रेन चलाई, रात की ट्रेन चलाई, दिन की ट्रेन चलाई, लोगों ने सफर ये सब करने के बाद भी आपको हर रोज रेलवे खसारे की खबरें मिलती हैं। खसारे हो गए जी, क्यों? क्योंकि लोग अब आप पे ट्रस्ट नहीं करते। वो ट्रेन में सफर करना जो है वो अब समझते नहीं है कि वो डरते हैं, खौफ है, और फिर ट्रेन के जो हालात हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लमेटिक है, मजबूरी में ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। पिछले दिनों कोरोना की वजह से आपने ट्रेनें थोड़ी देर में खोल दी और ट्रांसपोर्ट बंद थी पब्लिक, उसके अलावा आपकी एयरलाइंस भी बंद थी, तो लोगों ने सफ़र किया ट्रेन में। लेकिन हालात इस वक्त ये हैं कि खौफ इतना ज़्यादा लोगों को है कि लोगों का एतमाद ही खत्म होता है। मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि उसने कराची जाना था, मैंने कहा यार आप कराची चले जाएँ तो आपको ट्रेन से टिकट करा देते हैं, ट्रेन से जाएँ कराची। उन्होंने कहा पाइन मैं जावांगा ट्रेन ते आवांगा अखबार ते। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कहते भाईजान आप तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। सही, ये जेन्युइन फीडबैक, ये लोगों का ट्रस्ट लेवल है, ये लोगों का ट्रस्ट लेवल है। और जब ये आप सुनते हैं ना तो आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता है, ना मेरी बात के जी मैं एक साफी हूँ, ना आपकी बात के आप एक टीवी एंकर हैं। छोड़ दें इस बात को, आप आम लोगों का फीडबैक लेके तो देखें इस बात को। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मीडिया को तकरीबन आप ये ना कहें जी कि हमने जो बात कर दी वो खुदा ना खास्ता जो है वो पत्थर में लकीर हो गई। आप खुद भी सेल्फ इसकी असेसमेंट करके देखें, आप खुद जेन्युइन सर्वे करके देखें। ये सब लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं जो लोग शेयर भी करते हैं और उनके साथ जो होता है वो लोग बताते भी हैं। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर हमारे पास है, बसें बंद और डीपीएस के तलबा से ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वसूली शुरू की गई है। क्या मामला है दुरेना आप? देखें, आप कमिश्नर साहब को जब तब्दील कर दिया गया कैप्टन सैफ को, तो उसके बाद आपके कमिश्नर साहब तो थे नहीं कोई, और अमीर शहर हमारे जो मोहतरम दोस्त हैं डिप्टी कमिश्नर, उनको कमिश्नर बनाया गया था। अब मुझे कोई 90% शक है कि उनको पता भी नहीं होगा सही कि वो बतौर कमिश्नर, उनके पास डीपीएस के मामलात और बाकी मामलात भी हैं, और डीपीएस इंतजामिया ने पीछे ये एक चांद जो है वो चढ़ा दिया है। तो ये उनको आइडिया है मुझे कि दानिश साहब को नहीं पता होगा, क्योंकि दानिश साहब तो अपने मसाइल बड़े मुश्किल से हैंडल करते हैं और बड़ी मुश्किल से फील्ड में निकलते हैं। तो एग्जैक्टली डीपीएस की इंतजामिया का ये खुद फैसला लोगों से पैसे बटोरना और बच्चों के जो वालदैन हैं बेचारे जो इस वक्त मुआशी हालत में, इन हालात में एक ऐसी फीस लेना, एक ऐसी फीस लेना जिसका जवाब ही नहीं बनता। आप ऑनलाइन चार्जेस के नाम पे ले लें जी कि हम ऑनलाइन हम लिटरेचर दे रहे थे, आप ऑनलाइन में जो बच्चों को इंटरनेट फैसिलिटी देने के कोई नाम पे ले लें पैसे, 100 चीजें हैं ना, बट बच्चे तो निकले कहीं से नहीं घर से, तो कौन सी ट्रांसपोर्ट उन्होंने इस्तेमाल कर ली और कौन सी आपकी गाड़ियां जो सारे सड़कों पे रहती थी क्या आपने ये कर लिया? इस पे अब नए कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी साहब को चाहिए कि वो नोटिस लें, कल ही वो आए हैं और उम्मीद है ऑब्वियसली ये नोटिस लेना चाहिए। ये जो एक के बाद एक नया तरीका जेबों से पैसे निकालने का स्कूल इंतजामिया की जानिब से, इसको रोकना होगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर कुछ अच्छी खबर कहा जा सकता है, लेकिन इसकी डिटेल्स कुछ हम जानेंगे। वायरस का फैलाव 25% कम हो गया है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस बात का इंकशाफ किया गया। दुर्र नायाब, इस चीज़ को मैं तो लोगों के रवैये देख के मुझे 25% नहीं, मुझे लगता है 95% कम हो गया, जिस तरह से लोग ईजी होकर बैठे। देखें, अब ये भी एक मिथ है, मिथ कह लें या एक कह लें कि जी एक बयानिया है कि अब बड़ी ईद के बाद जब लोगों का मेलजोल होगा और बड़ी ईद पे जिस तरह से लोगों को फ्री हैंड मिलेगा तो खुदा ना खासा कहीं उस वक्त भी लोग बीमार जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करें। ये चांस इसमें बहुत ज्यादा है। आप ठीक है, अल्लाह ताला ने मदद की आपकी बहुत ज़्यादा और हम उस चीज़ से अब आहिस्ता आहिस्ता निकलते नज़र आ रही हैं। इसमें अब दो और भी बयानियाँ हैं कि जी या तो हम टेस्ट कम कर रहे हैं या हम वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ जिनके अंदर वायरस ने ज़्यादा ऊधम मचाया हमने उनको इग्नोर करके रैंडम इलाकों को फोकस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको 100 में से 10 लोग या 15 लोग मिल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, टेस्ट वाकई कम हो रहे हैं। आप स्मार्ट सैंपलिंग की तरफ हम देख रहे हैं कि ज्यादा जा रहे हैं और फिर इर्द गिर्द बारे लोगों से आपको जो पता चलता था ना फला बंदा टेस्ट करा रहा है फला, अब वो भी सुनने को नहीं। अच्छा, मजे की बात है कि इन्होंने रैंडम टेस्ट का इन्होंने कहा जी रैंडम टेस्ट करेंगे, फिर रैंडम टेस्ट से एक इस्तिलाह आ गई स्मार्ट टेस्ट की। रैंडम टेस्ट में तो आपको ये राइट था ना, आप जहां जाते आप इस ऑफिस के अंदर आ जाते 10 लोगों को पकड़ते आए जी टेस्ट कर लें, ठीक है। लेकिन स्मार्ट टेस्ट में है कि आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से इलाके में जाना है, कहाँ नहीं जाना। अब लाहौर के इस वक्त जितने इलाके सील हैं, आपका जौहर टाउन का एक ब्लॉक है, टाउनशिप है, बाकी लोग आप क्या वहाँ पे जाके स्मार्ट सैम्पलिंग करके दिखाएं ना, और उसके बाद उसके ट्रस्ट जो हैं वो आप बताएं कि जी इतने टेस्ट जो किए हमने और इतना निकला। ये वहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे रेशो ज़्यादा आने का इम्कान है। बिल्कुल। और जो रैंडम टेस्ट हैं वो इन्होंने वैसे ही थोड़े बहुत पाबंदी लगा दी है। अब एंटीबॉडीज़ पे भी आपको पता है कि आप नहीं करवा सकते। दीगर टेस्ट जो हैं वो भी अब लोगों का रुझान कम हो गया, लोग ईजी होते जा रहे हैं। लेकिन इस ईजी होने का नुकसान कहीं हमें खुदा ना खास्ता दोबारा से किसी और नुकसान की तरफ ना लेके जाए, ये हमें देखना है। क्योंकि जिधर भी गए इसका एक नतीजा हम पहले देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। जहां भी जिन मुल्कों में भी ये स्टडी की गई है, चाहे वो चाइना था, अमेरिका था, न्यूयॉर्क था, वहां पे इसने दोबारा सर उठाने की कोशिश की। बिल्कुल। और उस कोशिश को किस तरह दबाया गया वो भी हमें ये चीजों को आज पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इन चीजों को लेकर आपने ईजी बिल्कुल नहीं होना। अगली खबर की तरफ जाएंगे। केनाल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए जेर तामीर ब्रिज 2 साल से इल्तवा का शिकार है, क्या कहेंगे दुर्र? देखें, ये ब्रिज जब बनाना था तो लाहौर केनाल पे इसकी अप्रूवल्स ली गई थी। आपको याद होगा कि लाहौर केनाल की तोसी की गई तो दरमियान में छोटे छोटे पुल थी जिनको पुलियां कहा जाता था, वो तमाम पुलियां इन्होंने तोड़ दी। तोड़ के नहर को जब क्लियर किया तो उसके बाद लोगों के पास आर पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। सही। फिर ये तय हुआ, तकरीबन ये 4 साल पुरानी बात है, कि ऐसे पुल बनाए जाएंगे जिसमें लोग आर पार भी जाएंगे और मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो मोटरसाइकिल से भी लेफ्ट राइट आ सकेंगे। आपने डिजाइन कर लिया, एक पुल बनाने में कामयाब हो गए, एक आज तक आपका इल्तवा का शिकार है। वक्त कम है, मुझे सिर्फ बता दें ये इल्तवा का शिकार ही रहेगा कि इस पे कुछ होगा। एलडीए की अदम दिलचस्पी है, आज वो अगर कोशिश करें, एफर्ट करें तो फौरी तौर पे 2 दरख्त कटने हैं जिनकी अप्रूवल इनके पास है, वो दरख्त नहीं काटते, लोहा पड़ा वहाँ पे जंगल आलूद हो गया और इनको किसी किस्म की कोई भी जो है ना वो एहसास हम कह दें कि ये अदम दिलचस्पी की वजह से इल्तवा का शिकार है और इसमें और कोई रुकावट नहीं। कल चीफ इंजीनियर वादा किया है कि आपको कुछ दिनों में हम इस पे मुकम्मल करते हुए आपको नजर आएंगे। मैंने मौका लिया उनसे, तो चलें जी, हम कोशिश ये करते हैं कि इस पे नजरे करम हो जाए और ये मंसूबा भी मुकम्मल हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, हम शो में दोबारा हाजिर होंगे और मुलाकात कराएंगे हमारे आज के मेहमान से। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शहर लाहौर एक बड़ा शहर है, सफाई सुथराई का यहाँ पर मसला जो है वो अब कभी मिसालें दी जाती थी, शहर जो है वो बहुत साफ सुथरा है, शहर लाहौर की सफाई की, क्योंकि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से बहुत एक्टिव हमें नजर आते थे। अब कहीं ना कहीं जाके जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता हमें सफाई पर नजर आ रहा है। बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा भी आया कि शहर में हमने गंदगी देखी, कूड़े के ढेर देखे। अब खैर आगे ईद की भी आमद है, एक सफाई ईद पर भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज होती है और शहर की नॉर्मल सफाई को भी लेकर प्लानिंग जो है वो की जा रही है, जिस पर एक प्लान जो हमने देखा, नई चीज सामने आई, टैक्स लगाया जा रहा है कूड़ा उठाने के लिए। शहर को 6 जोन में तकसीम किया जा रहा है, निजी कंपनियों को 7 साल ठेका देने का फैसला भी किया गया है। इस पर हमने बात करनी है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, चेयरमैन LWNC रियाज हमीद साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक दफ़ा फिर सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि ये हमें अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में याद रखते हैं और हमें बुला लेते हैं जब ज़रूरत होती है। मैं बिल्कुल इधर हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें वक्त देते हैं। लेकिन इस दफ़ा शहरियों से आप पैसे लेने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? नहीं जी, अभी तक को पैसे लेने का कोई डिसीजन नहीं हुआ। ये एक प्रपोज़ल है, क्योंकि सारी दुनिया में ये एक सिस्टम है कि जो हम टैक्सेस पे कॉरपोरेशंस के थोड़े बहुत मामूली से इसमें होती है कि इसमें सेल्फ सस्टेन हो जाए, तो वो भी इनडायरेक्टली आपके टैक्सेस से अभी भी जो पेमेंट हो रही है इनको, जो कंपनीज को हम दे रहे हैं, वो आप ही के टैक्सेस से दे रहे हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली है। अब हमारी कोशिश ये है, एक प्रपोजल गवर्नमेंट को दे रहे हैं हम, कि जिसमें हमें ये हो कि जो छोटे घरों के मुताबिक जितने जितने मरले के घर हैं उसके मेजरमेंट के मुताबिक को 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया हम उनको मंथली लें। उसका दो फ़ायदे होंगे उसके। एक तो ये कुछ शहरी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी महसूस ज़्यादा करेंगे, जिस वक्त उन्होंने थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और अगर नहीं हमारी एफिशिएंसी के ऊपर। शहरियों के जहाँ जिम्मेदारी की बात करें, वहाँ पर हमने फाइन्स इम्प्लीमेंट करने की भी एक बात सुनी थी कि वो शहरी जो कि घरों से बाहर कूड़ा फेंकेंगे या फिर इस चीज़ में मुलविस होंगे, उनको फाइन किए जाएंगे। तो ये ऑप्शन जी, मैं आपसे सबमिशन देता हूँ जी। अभी ऐसा हुआ है कि कल एक सेनेट ने एक बिल पास किया है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में सेनेटर फैसल जावेद ने प्लेस किया था। उसमें अभी अल्लाह करे कि उसकी मूवमेंट आगे हो जाए, कि वो बिल पास हो जाए, जिसमें ये था कि पूरा फेंकने के लिए उसके लिए सज़ा दी जाएगी, कोई पनिशमेंट दी जाएगी। ये अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह अभी पीटीआई गवर्नमेंट के सेनेटर ने एक प्लेस किया है बिल। वो अल्लाह करे कि वो थ्रू हो जाए, तो उसमें फिर ये हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस से हमारे मसाइल हल नहीं होते, कि हमें जब तक थोड़ा सा ये भी अवेयरनेस, फाइन्स भी हल्के फुल्के साथ हो जाएं, तो फिर हमारा इंशाल्लाह बेहतर हल हो जाए। सही, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगी, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ का अब तस्करा कर रहे हैं। माजी की तरफ अगर जाएं तो सफाई का निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर था, बल्कि बेस्ट था। शहर लाहौर की सारे मिसालें देते थे, अब आके उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं हो रहा है। वजह क्या है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह है कि मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त ये जिस कॉस्ट पे या जिस लेवल पे ये दिया गया था, बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। अभी भी वही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वही पेमेंट्स हैं, सब कुछ है। तो सिर्फ दरमियान में थोड़ा सा डिप आया था जब आपने मुझे लास्ट टाइम बुलाया था, दिसंबर में हमें प्रॉब्लम्स आई थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करेंगे कि अभी बहुत अच्छी सर्विस हो रही है। दोनों ही मेरे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। और मोर ओवर इससे ऊपर ये है कि मेरे वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ख़ुद अब काफ़ी सुपरविजन करते हैं। आपने अक्सर देखते हैं, आप भी बल्कि कवर कर रहे थे कल परसों भी, कि वो गाड़ी चला के खुद ही लाहौर का सारा चेक कर रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो वो भी लाहौर का राउंड लेते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास डेंगू भी है इस वक्त, फिर आके मानसून भी आ गया है, फिर हमारे साथ ये भी चल रहा है, आपका कोरोना भी चल रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस के दौरान भी LWMC ने 24/7 फुल डिलीवर किया लाहौर को, और कोई कंप्लेंट्स नहीं है। ये कोरोना के दौरान जब जिस वक्त हम इंतहाई मुश्किल हालात में थे, उस वक्त भी जो मेरे 15,000 वर्कर थे वो सड़कों पर ही थे। LWMC की जो फील्ड स्टाफ था सारा सड़कों पे ही रहा है, और किसी किस्म की आपको लाहौर वालों को शिकायत नहीं मिली। अब हमारे ऊपर सबसे बड़ा दिन आ रहा है, ईद डे आ रहा है। फिर आपके लिए आपको पता है कि जितनी ज़्यादा वो मुश्किल होती है कि वो हाईएस्ट डेज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुहर्रम आ रहा है, तो इसलिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आगे जाऊंगी, मुझे सिर्फ अभी ये जो फैसला किया गया है इसकी कुछ डिटेल्स चाहिए। कि हमारी खबर के मुताबिक ये है कि मकान के फीस स्क्वायर फीट के हिसाब से फीस वसूल की जाएगी। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम कितनी फीस होगी, किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्लानिंग आपकी इस बारे में? अभी जो ना ये सजेशन है, एक प्रपोजल बनाई है LWMC ने। ये प्रपोजल ये है कि इसके ऊपर 2 किस्म की प्रपोजल्स हैं अभी तक, क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस हफ्ते अप्रूव करेगा। अप्रूव भी नहीं करेगा, प्रिंसिपली एग्री करेगा कि हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि एक प्रपोजल हम बना रहे हैं। 2 हैं इसमें, एक पर स्क्वायर फीट करते हैं, दूसरी प्रपोजल ये है कि हम पर मरला इसको करें। ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम पर स्क्वायर फीट इसलिए जाएंगे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि 5 मरले के ऊपर 3 स्टोरीज बनी होती हैं, 10 मरले में अपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो इसलिए वो, और दूसरी ये है कि हमने ये जो डाटा वगैरह ले रहे हैं, जो हम फॉलो जो कर रहे हैं, वो हम पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट की हमने मोस्टली उनसे असिस्टेंस ली है। फिर अर्बन यूनिट ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ था। और आगे फिर इसकी जो हम प्रपोजल जो सबमिट कर रहे हैं उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा कि हम किसी ना किसी इदारे के साथ इसकी कलेक्शन, अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, सिंस इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द LWMC और LWMC बोर्ड, वी कैन ओनली सिंपली सबमिट कि ये अगर ये पैसे जो हम थोड़ा सा तीनों उसके एस्पेक्ट्स दे के, बट ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा स्टेप होगा कि अगर 50 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये लेके
और इसी तरह कमर्शियल मार्केट से, इस तरह हॉस्पिटल से, इस तरह हम जो फैक्ट्रीज से ले लें, अगर पैसे ले लें थोड़े थोड़े, तो जिस वक्त हमने कोई चीज़ खर्च की होगी थोड़ी सी हम भी जिम्मेदारी लेंगे और मुझे भी वो ज़्यादा आप पूछेंगे सुबह के वक्त के जी आज आपने इतने बजे आना था, आप क्यों नहीं आए, शायद अभी आप इजी ले रहे हो उसको। 7 साल ठेका देने का जी किया गया। पहले भी ऐसे ही था जी, पहले भी 7 साल का था, लेकिन वो 8-9 साल उसके गुजर गए क्योंकि उसकी स्टेप वाइज जो चलना था, तो अदरवाइज वही सेम है जी। और दूसरा ये कि इसकी जो प्रपोजल है वो हमारे क्वालिफाइड कंसल्टेंट कर रहे हैं। इसमें LWMC का जो है सजेशंस प्रपोजल ज़रूर हैं, लेकिन बट इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट की हैं, बट जो अल्टीमेट डिसीजन है या अल्टीमेट जो रिकमेंडेशंस हैं वो उसी कंसल्टेंट की हैं जिसको कि प्रॉपर तरीके से कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी ने उसको हायर किया हुआ है, उसकी सर्विसेज ली हुई है जी। दे आर मोस्ट क्वालिफाइड पीपल हु आर डूइंग दिस। तो डू यू थिंक कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, अगर ये निज़ाम लेके आया जाता है तो कंपैरेटिवली हमें शहर में कुछ चेंज नजर आएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पहले भी चेंज नजर आया है। अब हम इंशाल्लाह थोड़े पैसों के साथ, पहले से कम पैसों के साथ बेहतर सर्विसेज दे रहे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके तवसत से लाहौर वालों को भी कि हम इंशाल्लाह और बेहतर सर्विसेज देंगे। जिस तरह पिछली दफ़ा हमने पिछले कुछ महीनों से हमने मेहनत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो हमारी इस वक्त जो बीमारी थी और जो हमारे ऊपर ये मुसीबत थी, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ कि हम फुल टाइम लगे हुए हैं इसमें। कंसर्न सबसे ज़्यादा जो लाहौर वालों के लिए पुरसकून बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब हर वक्त इस काम के ऊपर उनको पूरा कंसर्न है। नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह नए कमिश्नर भी आ गए हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, एवरीबॉडी इज वाचिंग द इंटरेस्ट ऑफ द लाहौराइट्स एंड सेम वी आर सर्विंग जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा आगे जैसे ईद की आमद है तो तैयारी इसकी कर ली है? जी, इसके लिए ऐसा है कि पहले तो मैंने एक मीटिंग की है रिसेंटली जिसमें जो अदर मेरे स्टेक होल्डर्स जो हमारे पार्टनर्स हैं, वासा को, टीपा को, LDA को, EPA को, DGPR को, पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, मैंने एक मीटिंग उनके साथ की है। सबके ताउन से इस तरह किया ये है कि हम सब इकट्ठे चलें, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी न डालें कल को। और हमने सामने अपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को बैठाया है, उनके मसाइल सुने हैं, उन्होंने बताया है अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के लिए कि कहाँ पर गाड़ियाँ ब्लॉक होती हैं, तो हमने ट्रैफिक पुलिस की रिक्वेस्ट की है। कहाँ पर ये नालों के ऊपर से बाहर निकलता है वो हमने वासा के लिए किया, वासा ने कर भी दिया है। तीसरा ये होता था कि वासा वाले अंदर से निकाल के साइडों पे रख देते थे, बिल्कुल वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती थी। इस दफ़ा उसको हमने केटर कर रहे हैं। खाली प्लॉट्स के लिए हमें LDA से कांटेक्ट किया है कि कोई डेंगी आ रही है, वो मेहरबानी फरमाए सारे, तो एक जॉइंट एफर्ट हमने की है। सेकेंडली इसी के लिए कल जो कि 16 तारीख को इंशाल्लाह मैंने लाहौर के तमाम MPAs और MNAs को रिक्वेस्ट की है, उनको बुलाया है, उनके ऊपर मैं दोनों चीज़ें उनके साथ शेयर करूँगा क्योंकि वो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल ईद के अरेंजमेंट्स और दूसरा ये जो आपने जो आज हमारा नेक्स्ट फ्यूचर मॉडल है, बिल्कुल इसके ऊपर हम उनसे सजेशंस भी लेंगे, फीडबैक भी लेंगे, उनकी सपोर्ट भी लेंगे, और फिर उसके बाद हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करके तो देन हम इसकी कंडीशन में होंगे कि हम आपके पास इंशाल्लाह आपको एक परफेक्ट मॉडल देंगे जी। सही। ईद पे सफाई एक बड़ा चैलेंज हमेशा से ही रहता है। गली मोहल्लों की सतह पर आप जितना मर्जी काम कर लें, लोगों की शिकायत कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती हैं। तो इसके लिए आपकी हमने देखा है बिलाशुबा वर्कर्स जो हैं वो गली मोहल्लों में हमें काम करते नजर आते हैं, लेकिन जहाँ कहीं पे वर्कर्स आपके नहीं पहुँच पाते, शहरी किस तरह से आपसे रब्ता करें? मैं आपको अर्ज करता हूँ जी, इस तरह हमने अगर आपने 1 या 2 दिन बैक की अपनी प्रिंट मीडिया के देखें, अपने भी अखबार देखें, तो मैंने एक इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फोरम से एक नई मीडिया कैंपेन की है कि लाहौर के जितने जोन्स हैं, जोन्स लेवल के ऊपर हमने जितने हमारे कंसर्न इंचार्ज मैनेजर्स हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के मैनेजर्स हैं उनके टेलीफोन नंबर्स प्रिंट कर दिए हैं जोन वाइज। सही। और सब जोन्स में जिसको कोई कंप्लेंट है वो उनको करें, और उसके बाद इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस फिर हमने जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर्स के भी दे दिए हैं। ये मीडिया कैंपेन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है। अगर वो भी अटेंड नहीं करते तो मैं भी हाजिर हूँ, मैं CEO ऑफ द कंपनी भी हर वक्त हाजिर होते हैं। सही। कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं। सही। तो हर तरह से कोशिश की जा रही है कि शहरियों को फैसिलिटेट किया जाएगा। मॉनसून एक बड़ा चैलेंज रहता है, इसमें भी जैसे कि आपने बात की कि सभी लोगों का मिलकर ताउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बारिशें इस दफ़ा ज़्यादा पेशगोई की गई है, साथ ही साथ आपकी मवेशी मंडियाँ भी लगी हैं, वहाँ पे भी ऑब्वियसली आप लोगों की ड्यूटी होगी। तो ये मॉनसून के चैलेंज को किस तरह से आप मॉनसून के लिए हमारा एक कोऑर्डिनेशन ही है जी, जो वासा के साथ, LDA के साथ, और दूसरा ये कि हमारे जो अपने कैंप्स हमने लगा लिए हैं वासा के साथ, जितने जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं शहर के डिफरेंट पॉइंट्स पे कैंप्स लगाए जाते हैं, हमारे लगे हुए हैं जी, लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं 24/7 जी, और इंशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएंगी। हमें ऐसा तो नहीं नजर आएगा कि वासा वाले LWMC पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, LWMC वाले वासा पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हम एक ही हैं। हमने इसीलिए इससे पहले एक मीटिंग की है और फर्स्ट टाइम मीटिंग की है जिसमें सब कोऑर्डिनेशन सबने आपस में एक दूसरे के साथ की है। सही। और उन सब का एक हमने व्हाट्सएप, क्योंकि अब ये चीज भी हम देख चुके हैं ना कि एक दूसरे पर आप जिम्मेदारी डाल के बरी जिम्मा हो जाते हैं कि ये यहाँ पे तो LWMC का काम था, उनके अहलकार नहीं पहुंचे, हमारे अहलकार मौजूद हैं, तो इस वजह से हमें मुश्किल हो रही है। इस दफा ऐसा नहीं होगा जी। हमने इस दफा सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक इनका व्हाट्सएप ग्रुप कर दिया है, एक ज्वाइंट कंप्लेंट्स एक ऑफिस बना दिया है। जैसे मैंने ईद पे अर्ज किया कि हम ये कंट्रोल रूम करेंगे जिसमें सब स्टेक होल्डर्स के लोग बैठे होंगे। हर रोज शाम को मैं खुद दूंगा ब्रीफिंग, जैसे पहले देता हूँ कि सारा दिन की जो भी प्रोग्रेस होगी। कंप्लेंट्स हम डायरेक्ट खुद लेंगे इंशाल्लाह और सड़कों पे भी होंगे और आपको हमेशा मिले हैं। ये अभी हमने, बल्कि हमारे तो इंक्लूडिंग मी, हमने वो कोविक लिया इसीलिए कि हम छोटी ईद के ऊपर फिरते रहे, सारे लोगों के साथ करते रहे, आप लोगों के साथ थे, मीडिया के साथ थे। सो वी आर देयर जी इंशाल्लाह। सही, तो हम लोग भी यही दुआ गो हैं कि ये बड़े चैलेंजेस जो हैं इस पे आप और आपकी टीम जो है अच्छी तरह से काम कर सके। ऑब्वियसली शहरी जो है उनकी परेशानी कम होगी। हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज आप शहरियों को देना जी? मेरे लिए सबमिशन यही होगी कि जी ये हमने कल जो बिल भी पेश किया है कि ताउन करें और कूड़ा बाहर ना फेंके। ये जो गलियां हैं, ये जो सड़कें हैं, ये जो 700 किलोमीटर अर्बन जो है और 1100 किलोमीटर मेरा देहात है, इस पे मेरे से ताउन ये करे कि ये इनके, ये सड़कें भी इनके घर हैं, ये गलियां भी इनके घर हैं। जिस तरह घर की सफाई करते हैं उसी तरह बाहर फेंकने की बजाय हमारे साथ ताउन करें, हमें दें। डोर टू डोर हम जा रहे हैं, मेरे वर्कर्स हैं हर वक्त फील्ड में मौजूद हैं और अगर ये ताउन करेंगे तो ही हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए कि मेरे पास तो 1000 आदमी को कैटर करने के लिए एक आदमी है। 24 घंटे जो 1000 आदमी जो ना अपना करता है, अपने जो कुछ हमारे साथ सलूक एक आदमी ने कैटर करना है। तो ये अनटिल अनलेस कि हम ये भी अपना रियलाइज़ करें और हम भी उनके लिए हैं, पूरा रिस्क लेके लोग अपनी फैमिलीज की, मेरे वर्कर्स बैठे हुए और फिर इस मुश्किल सूरत हाल में तो ताउन जब तक शहरी नहीं करेंगे तब तक ये लोग भी अपना अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही कहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक कि आगे जो आपके चैलेंजेस है उसमें आप अच्छी तरह से काम कर सकें। नाज़रीन, हमने शहर लाहौर का ये बड़ा मसला है जिसको डिस्कस किया, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि तैयारियां LWMC की जानिब से तो की गई हैं, वासा की जानिब से भी की जाती हैं, इसमें शहरियों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, तो आप जब अपने घरों की सफाई करते हैं तो गली मोहल्लों की सफाई रखना भी आप लोगों की अपनी ही जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग भी ज़रूर ख्याल रखें। जहाँ ये लोग अपना काम कर रहे हैं वहाँ आप भी सफाई का ख्याल रखें, तभी हमारा शहर जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आएगा। और जब शहर साफ़ सुथरा नज़र आएगा तो अल्टीमेटली जिन बीमारियों से हम आजकल लड़ रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो बीमारियाँ भी खुद ब खुद कम हो जाएंगी। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आपने वो सुन रखा होगा कि शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन शौक जब साथ मुनाफा बख्श भी हो तो इसका और भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वाकई अपनी शौक की वजह से अपना एक मकाम भी रखते हैं, लोग उनको जानते भी हैं। हमारे आज के मेहमान ऐसे ही मेहमान हैं जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वो शौक उनका है जो हम कभी देखते थे कि मुगल बादशाहों का होता था, रईसों का होता था। बहुत सारे शहर लाहौर में भी ऐसे लोग हैं जिनका ये मशगला है। तो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनको कबूतर रखने का शौक है। अब ये शौक सिर्फ शौक की हद तक होता है कि वाकई एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। ये हम अपने मेहमान से जान लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मोहकम खोकर, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मैं इनके बारे में आपको बताती चलूँ, ये अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, इसके साथ साथ ये शहर लाहौर में नुमाया मकाम भी रखते हैं। जो लोग कबूतर रख रहे हैं और कबूतर पाल रहे हैं और बहुत शौक रखते हैं इस चीज़ों में, तो इनसे जान लेते हैं कि ये शौक सबसे पहले इन्हें कैसे पैदा हुआ। आपको सबसे पहले कैसे शौक आया? ये जब मैं छोटा था, मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने कबूतर घर में रखे हुए थे, तो उनसे मुझे फिर शौक हो गया, इंटरेस्ट हो गया। मैं देखता था उनके बिजनेस को, तो फिर बस उस तकरीबन 20-22 साल से शौक कर रहा हूँ। सही, 20-22 साल एक बड़ा अरसा होता है। अच्छा, ये असल में हमने देखा कि मुगल बादशाहों का, रईसों का एक ये शौक होता था, लेकिन अब ये मशगला, अगर मैं सिर्फ शहर लाहौर की बात करूं तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको एज ए मशगला लेकर चल रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से एहतियात करनी पड़ती है? देखिए, ये बड़ी मतलब जिम्मेदारी से इनको लेके चलना पड़ता है। कबूतर जो हैं वो हमने माशाल्लाह काफ़ी ब्रीड्स के रखे हुए हैं
और तकरीबन मेरे पास 1000 अबव कबूतर हैं, 1000 अच्छा। के करीब, ठीक है। फिर इनकी सारी मेडिसिन करना है, इनकी टेक केयर करना, तो ये काफ़ी। अच्छा, पूरे दिन में कितना वक्त आप देते हैं इनको? सुबह तकरीबन 2 घंटे इनके पास इन्हें टाइम देता हूँ मैं, ठीक है। फिर देखा जाता है कि कौन से कबूतर मतलब कोई सुस्त है तो उससे मेडिसिन की जाती है, फिर इनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, इन्हें वैक्सीन की जाती है ताकि ये बीमार ना हो। तो उसके अलावा सिचुएशन के हिसाब अच्छा, से कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे पता चल जाता है कि जी आपका कबूतर जो है वो सही तरह से नहीं लग रहा, इसको कोई बीमारी हो सकती है, या ये नॉर्मल रूटीन के मुताबिक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कबूतर रखे हैं, तो कुछ टिप्स आप उनको ऐसी देना चाहें। बीमारी के लिए यही है ना, आप वैक्सीन करें ताकि कबूतर बीमार ना हो। फिर मल्टीविटामिन दिए जाते हैं ताकि कबूतर फिट रहें। फिर इनकी मतलब इनकी डीवर्मिंग होती है, जैसे पेट के कीड़ों के लिए डीवर्मिंग की जाती है। फिर इनको साफ़ किया जाता है कुपैक्स से भी, इनकी जुएं वगैरह मतलब। अच्छा, ये जो मौसम के असरात हैं इससे कैसे महफूज रखा जाता है कबूतरों को? हाँ जी, जब ये मौसम चेंज होता है तो ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह इनको शुरू हो जाता है, या टेम्परेचर, उसके लिए हम मेडिसिन वगैरह बना लेते हैं। ये एक फार्मूले के तौर पे ना बना के रख लेते हैं और वो इनको देते हैं। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी ब्रीड के कबूतर हैं? मेरे पास ज़्यादा कसूर की ब्रीड्स हैं, जिनमें टैडी कबूतर हैं, जालदार डब वाले, कमगर कबूतर हैं, अलमारी वाले कबूतर हैं। सही। अच्छा, अब हम देखते हैं वो लोग जो कि कबूतर रखते हैं उनकी अपनायत इस तरह से हो जाती है कि वो मुकम्मल तौर पर उनको ट्रेन कर दिया जाता है। समटाइम अगर कहीं उड़ के जाते भी हैं वो वापस आ जाते हैं। ये कैसे सब कुछ होता है? ये इनमें ना गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है कबूतरों में कि ये अपने घर को पहचानना शुरू कर देते हैं। ये जब हम छोटे इनके बच्चे छोड़ते हैं तो ये वापस आते हैं घर पे, और ये फिर मतलब इन्हें ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करके फिर ये मतलब कभी ज़्यादा प्रवास कर जाएं तो रात बाहर रह जाते हैं, लेकिन ये अगले दिन भी आ जाते हैं। अच्छा, सही। तो ये 3 दिन बाद भी आ जाते हैं, 4 दिन बाद भी अपने घर आ जाते हैं। सही। और तो कभी ऐसे फील हुआ है कि आप उदास हो गए हो कि 2-3 दिन गुजर गए हैं और आपके कबूतर वापस नहीं आए? उससे कभी ऐसा हुआ है? जो लोग ये शौक़ रखते हैं वो इनसे बड़ा लगाव रखते हैं, और वो बिल्कुल मिस करते हैं अच्छे कबूतरों को जो टूर्नामेंट्स में इनको कामयाबियाँ दिलाते हैं। अच्छा, टूर्नामेंट्स का आपने जिक्र किया, कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं? लाहौर में काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, जिसमें मियाँ नज़ीर पार्टी है, चौधरी सखी मोहम्मद पार्टी है, और हाजी महर असगर साहब की पार्टी है। तो ये काफ़ी फेमस और पुरानी पार्टीज़ हैं, और ये बड़ा अच्छा शौक़ कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। लेकिन एक गवर्नमेंट की सतह पे भी टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बहुत अच्छा खेल है, और गवर्नमेंट लेवल पे इसके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए। अब ये पाकिस्तान के जो पिजन्स हैं पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में लोग लाइक करते हैं, और ये नस्लें पाकिस्तान में मेंटेन की गई हैं। यहाँ के उस्तादों ने इन पर बहुत मेहनत की है। अच्छा, ये कबूतरबाजी मुझे बताएं सीखी कैसे जा सकती है? आपने टूर्नामेंट का जिक्र किया कि होने चाहिए। अब बहुत लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं, ऑब्वियसली इस तरफ आना चाह रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? ये एक्चुअली एक पूरा एक ना नॉलेज है, इसके मुतालिक पूरी सीखना पड़ता है। इस शौक़ को पहचान होती है, इनके पॉइंट्स होते हैं कबूतरों के, चूंच से लेके पैर के नाखून तक इनकी पूरी पहचान होनी चाहिए। सही सही। और वो आप 1-2 दिनों में नहीं सीख सकते? नहीं, उसके लिए आपको उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, और ये जो काबिल उस्ताद होते हैं वही आपको बताते हैं इनके मुतालिक। सही। अच्छा, इस पे टाइम देना कितना ज़रूरी होता है? जैसे आप 22 साल का अरसा बता रहे हैं, ऑब्वियसली आपका लगाव होगा, आपको एक एक चीज़ का पता होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो अभी आए हैं और अभी उनको बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया। अब एक्चुअली मीडिया की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा लोगों में शऊर आता जा रहा है, और बड़ी जल्दी सीख रहे हैं। जो हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल करके चीज़ें सीखी थी, मतलब मिलने जाते थे स्पेशल, अब ये मुख्तलिफ चैनल्स पे, यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस बना के उस्ताद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे लोग बड़े आसानी से सीख रहे हैं। सही। आप बुक भी लिख रहे हैं? जी, कबूतर परवरी पे, उस पर मुझे बताइएगा कि इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि जो नए आने वाले शौकीन हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करना। जितनी इनकी ब्रीड्स हैं, तकरीबन हाई फ्लायर्स की 80+ ब्रीड्स हैं। अच्छा। उनके मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन देना, और फिर जो इनमें बीमारियां बहुत किस्म की आती हैं उनकी इलाज वगैरह, इनकी सारी डिटेल है।
फिर जो सीनियर उस्ताद, जो मरहूम उस्ताद हैं, उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन है इसमें। सही सही। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो लोग शौक रखते हैं, जो लोग रखना चाह रहे हैं कबूतर लेकिन उनको लगता है ये मुश्किल काम है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? नए शौकीन हैं, कोई भी शौक बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा होता है, उसको करने का तरीकाकार अच्छा बुरा हो सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और टाइम ज्यादा दें, कम से कम जो आपका शौक है वो वाकई शौक और होना चाहिए। आपके शौक से लोग अच्छा सबक सीखें, इसको अच्छे तरीके से करें, ईमानदारी से करें, तो इंशाल्लाह सब बेहतर है। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले शहर में जो मवेशी मंडियां लगी हैं उनकी सूरत हाल भी आपको बताना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली आपने प्लान करना है कि आपने कौन सी मवेशी मंडी में जाना है और वहां पर इंतजामात कैसे हैं, और फिर जब आपने जाना है तो कौन से SOPs ऐसे हैं जिन पर आपने अमल दरामद करना है। नदीम खालिद ने हमें ज्वाइन किया। नदीम, बताइएगा कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर इंतजामात आप कैसे देख रहे हैं, शहरी आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त LDA सिटी मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। इससे पहले काना विज़िट किया और वहाँ पर तो इंतज़ामात बिल्कुल नहीं थे। यहाँ पर तकरीबन 90% इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन ताहाल कोई भी जानवर यहाँ नहीं लाए गए जो कि ख़रीदो फरोख्त का अमल शुरू हो जाए। इसीलिए लोग भी ताहाल कोई नहीं आए ख़रीदो फरोख्त के लिए। ताहम शाहपुर कांजरा मंडी की अगर बात करें तो वो इस वक्त फंक्शनल है। उसकी ठीक है, नदीम खालिद हमारे साथ मौजूद थे और नदीम खालिद बता रहे थे कि तकरीबन 90% इंतजामात हैं, लेकिन व्यापारी अभी नहीं आए हैं और ना ही खरीदार नजर आ रहे हैं। यानी इंतजामात कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कर लिए गए हैं, व्यापारी अभी नहीं आ रहे हैं और ना ही खरीदार नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसमें मैं आपको मोबाइल रेट्स बताऊंगी क्या है। जी, सबसे पहले Q मोबाइल नॉयर A1 और इसकी कीमत है 21,500 रुपये। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो 21,500 रुपये में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है नोकिया 6.1 प्लस और कीमत इसकी है 28,799 रुपये। टेक्नो मोबाइल 20,999 रुपये इसकी कीमत है। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है इन्फिनिक्स नोट 4 प्रो और इसकी कीमत है 26,400 रुपये। ये तो थे हमारे आज के मोबाइल रेट्स। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है आज के भाव। हसन अली हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन, बताइएगा मार्केट में सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जैसे जैसे बकरा ईद करीब आ रही है वैसे वैसे जो सब्ज़ मसाले हैं उनकी कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और सरकारी नरखनामे में आज जो है वो 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में कोई भी सब्ज़ी जो है फ़रोख्त नहीं की जाती है। अगर कीमतों की बात की जाए तो आज भी टमाटर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 120 से 130 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसन 300 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 460 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। इसी तरह से प्याज जो है वो 60 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, आलू जो है वो 90 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियां, फल और मुर्गी गोश्त की फ़रोख्त को यकीनी बनाए ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ दावे करती नज़र आती है, जबकि अमली तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। जबकि अगर आज ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी गोश्त की कीमत में सिर्फ 1 रुपये की कमी की गई है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 280 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। सब्जियों की कीमतें आपने बताई, मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बीफ पर केजी अवेलेबल होगा 633 रुपये में। बीफ मिन्स आपको यहाँ पर केजी मिलेगा 899 899 रुपये में। इसके बाद जी मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 1403 रुपये में। मटन मिन्स आपको यहाँ से मिलेगा 1649 रुपये में। और अब चिकन के रेट में आपको बताऊंगी। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी शहर में अवेलेबल होगी 193 रुपीज़ में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 280 रुपये में। ये गवर्नमेंट रेट है, लेकिन
शहर में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां पर आपको ये गवर्नमेंट रेट के मुताबिक इम्प्लीमेंट होते नज़र नहीं आ रहे होंगे। हर इलाके में डिफरेंट रेट जो हैं वो हमें अक्सर नज़र आते हैं। एग रेट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले रिटेल प्राइस क्या है? 128 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 126 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आप गोरमे पे जाएंगे तो गोरमे पर 127 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अब शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट, बचत बाजार। जी तो सेल्स कहां कहां लगी हैं मैं आपको पहले बताऊंगी जी। एथनिक बाय आउटफिटर्स अप टू 50% ऑफ है, यहां पर आप जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास है जी रॉयल टैग, फ्लैट 50% ऑफ है, यहां पर भी आप जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जी आपको बताएंगे कारफोर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले कैनोलिव 5 लीटर बॉटल है, पैक है ये, और इसकी कीमत है रिटेल प्राइस 1549 और ये आपको प्रमोशन में मिलेगा 1370 रुपये में, यानी 179 रुपीज़ इस पर आप बचा सकेंगे। नेक्स्ट है जी शैंगहोंग स्प्लिट एसी और इसकी कीमत है 75,499 रुपये। ये रिटेल प्राइस है, प्रमोशन पर ये आपको मिलेगा 69,999 रुपीज़ में, यानी 5,500 रुपये इस पर भी आप बचा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और हम मौजूद हैं हबीब के किचन में, क्योंकि दिल का मामला है और हबीब अपने सारिफीन के लिए ज़बरदस्त कुकिंग ऑयल लेकर आता है। जब आप हबीब में खाना बनाते हैं तो आपका खाना मज़ीद ज़बरदस्त हो जाता है। और ज़बरदस्त रेसिपी हमें कौन बताते हैं? जहांगीर, जो कि हमारे साथ हर रोज़ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जहांगीर आज नई रेसिपी के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे। जहांगीर, आज क्या बनाने जा रहे हैं आप? आज की जो हमारी रेसिपी है, क्योंकि ये वीक में हमने ज्यादातर वेजिटेबल पे फोकस किया, आज की जो हमारी रेसिपी, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कबाब, जिनको आप वेजिटेबल कटलेट्स भी बोल सकते हैं, और वो हम सर्व करने जा रहे हैं अपनी मिंट चटनी के साथ। सही। और उसके साथ एक हमारी दूसरी रेसिपी हमने इसका कॉम्बिनेशन बनाया विद मिंट स्कंजवीन का, मौसम के हिसाब से, क्योंकि आपको इस मौसम में मॉनसून है, एनर्जी की जरूरत भी होती है, तो मेरे ख्याल से मिंट का इस्तेमाल इसमें बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जहांगीर बताइएगा इसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है। एक कप पोटैटो हैं जो मैंने बॉईल करके मैश करके रखे हैं, ये हम 1 कप मैश पोटैटो आप अराउंड, अगर आप क्वांटिटी में जाएंगे तो ये 400 ग्राम 400 to 500 ग्राम होंगे। ये वेजिटेबल है जो कैमरा आपको दिखा रहा होगा, ये सारी वेजिटेबल मैंने चॉप करके रखी है। जो हम हर अनियन है जो 70 ग्राम डालेंगे, कैबेज है वो भी 70 ग्राम ऐड करेंगे, धनिया और पुदीना है ये तकरीबन 10-10, 20-20 ग्राम है। ग्रीन चिली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं। उसके बाद कैप्सिकम है, ये स्वीट पेपर होती है, ये भी तकरीबन 50 ग्राम है। उसके बाद कैरेट है, बड़े खूबसूरत से कलर्स हैं, और वाकई इस तरह की जब आप डिश बनाते हैं जो कलर्स नेचुरल कलर होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरती जो है वो दिखाते हैं। उसके बाद हम सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, ये तकरीबन जाएगी 3 ग्राम के करीब, 3 ग्राम के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी जाएगी 1 से 2 ग्राम। उसके बाद है लाल मिर्च, ये भी तकरीबन 2 से 3 ग्राम के करीब हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा मेरे पास चाट मसाला है, चाट मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे, वो तकरीबन 4 से 5 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद सूखा धनिया है, वो भी 3 ग्राम के करीब जाएगा। उसके बाद है जीरा हमारे पास, वो भी 2 से 3 ग्राम के करीब। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नमक, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत,
आपकी मर्जी, आप तेज खाते हैं, लाइट खाते हैं, हम इसकी क्वांटिटी लेकिन जरूर आप मुनासिब ही इस्तेमाल करें, तो ये एक मशवरा है, ज्यादा बेहतर है कि आप इसको फिर वही बात कल वाली, अगर इत्तदाल में रहेंगे तो ये बहुत और फिर टेस्ट भी चीजों का नहीं खराब होता। आपका टेस्ट मुझे नहीं समझ लगती, लोग बहुत ज्यादा फीका कैसे खा लेते हैं और बहुत ज्यादा नमक तेज कैसे खा लेते हैं, आपकी डिश खराब होगी। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक ये चीज का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक, इस पूरी मिक्सचर को जब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसको शेप देंगे। आप इसको हार्ट शेप दे सकते हैं, आप इसको जैसे शामी होती है गोल, आप वो शेप, ये डिपेंड करता है आप पे, और सम टाइम बच्चों की फरमाइश के मुताबिक भी आपको डिफरेंट शेप्स बनानी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि आप चिकन में जाएं, मीट में जाएं, क्योंकि वेजिटेबल्स भी जैसे सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए वेजिटेबल के साथ भी ये चीज़ें बना सकते हैं। सही, और ये चीज़ें वो हैं जो कि ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होती हैं। आलू आपके हर घर में बासानी मिल जाते हैं। ये वेजिटेबल्स जो इस्तेमाल की गई हैं ये भी ऑलमोस्ट हर घर में हमें आमतौर पे नज़र आती हैं। अब हम आएंगे इसकी शेप की तरफ। उसके लिए हम इसको हार्ट शेप में लेके जाते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है जी, ये देखिए, ये हम इसको ये वाली शेप में लेके आएंगे। इसी तरह हम अपनी प्लेटिंग के लिए जितने पीसेस चाहिए उतने बना लेते हैं। बाकी मिक्सचर आप फ्रिज में रख सकते हैं, 1 से 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वो एक होता है ना कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप इनको शेप हम दें। प्लेट को थोड़ा सा आगे कर देंगे तो हमारे कैमरामैन बासानी दिखा सकेंगे कि जो शेप बना रहे हैं कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें मुझे नज़र आ रही है, जो कलर कम्बिनेशन है वो बहुत मज़े के हैं। ओके जी, ये हमारे जो हैं वेजिटेबल कबाब ये रेडी हो चुके हैं। 3 पीसेस ये मेरी प्लेटिंग के लिए इनफ है। उसके बाद जैसे हम रोज़ जाते हैं, जो आप बात करती हैं दिल का मामला है, हबीब ऑयल। जी, हबीब ऑयल का इस्तेमाल हम करेंगे। इसको हम पैन को अच्छे तरीके से ग्रीसी करेंगे, मतलब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपको कुकिंग ऑयल। अच्छा जहांगीर, मुझे ये बताएगा, आपने सिर्फ पैन को ग्रीसी किया है, हम देखते हैं अक्सर बहुत ज्यादा ऑयल डाल दिया जब आप कोटिंग पे आ जाते हैं ना मैम, हम इसको कोटिंग कोई नहीं कर रहे। अगर आप इसको क्रम लगाने जा रहे हैं या एग की कोटिंग कर रहे हैं या बेसन की कोटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें इसको डीप फ्राई करना पड़ता है। ठीक है, हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे, हम इसको सिर्फ पैन सीड करेंगे, इसलिए ज्यादा ऑयल की हमें जरूरत नहीं है। ओके जी, ये मेरा पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इनको कबाब को इसमें सेट कर दूंगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और मेरे ख्याल से बहुत ही कम वक्त में आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। उसका दूसरा ऑप्शन हमारा जो है वो है हमारा ड्रिंक। अब हम चलेंगे ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने प्लेट में सेट की हुई हैं। अगर कैमरा दिखा सकता है, इसके अंदर सॉल्ट चाहिए, वाइट सॉल्ट। उसके अलावा हमारे पास ब्लैक सॉल्ट है, वो यूज़ कर रहे हैं, शुगर यूज़ कर रहे हैं और मिंट चटनी मिंट लीव्स यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये सोडा है, आप कोई भी सोडा ले सकते हैं जिसको आप अपने ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अब हम चलेंगे अपने जग की तरफ, ब्लेंडर जग की तरफ। फ्लेम को थोड़ा कम कर लें। ब्लेंडर जग में हम ये चीज़ों को ऐड करेंगे सारी। पहले हम लेंगे 10 से 20 पत्ते हैं पुदीने के साथ। अच्छा, इसमें पुदीने में भी आपकी कोई वो होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ज्यादा या कम इस्तेमाल कर सकते हैं? कल बात की कोई भी चीज़, कोई भी फ्लेवर ओवर पावरिंग अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें उतना ही सेट करना है जो अच्छा लगे, बैलेंस टेस्ट हो। ठीक हो गया। एक ये हमने इसमें सोडा ऐड किया। अब हम इसको चलाएंगे ब्लेंडर पे। उतनी देर मैं कबाब चेक कर लूँ। ऑलमोस्ट हमारे कबाब देख रहे हैं आप, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ रहा है इनको। अब हम चलेंगे ब्लेंडर की तरफ। और ये सब चीजें डालने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। जी मैम। एक तरफ हमारे कबाब बन रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रिंक भी आपका तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो रही है। अच्छा जहांगीर, मुझे ये भी बताइएगा, ब्लेंडिंग के लिए आप इसको कितना टाइम दे सकते हैं? ब्लेंडिंग में अच्छा ब्लेंडर है तो ये जल्दी हो जाएगा, जब तक हमारा वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। सही। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, वो हम करेंगे ग्लास की सेटिंग। ठीक है। जो हमने ग्लास सेट किया है उसके मुताबिक हम अब चलेंगे। ये मैंने ग्लास सेलेक्ट किया है, इसके हम डालेंगे क्रश आइस। इसका तरीकेकार ये है, हम थोड़ी सी इसमें आइस ऐड करते हैं। ठीक। फिर हम इसमें डालेंगे लेमन के लीव्स। ठीक है जी। फ्रेश लेमन लीव्स, साथ में हम लेंगे लेमन स्लाइसेस और फिर हम डालेंगे आइस।
और मौसम के मुनासिबत से मैं अगेन कहना चाहूँगी कि ये ड्रिंक जो है ये बहुत ज़बरदस्त होता है। ये जी हमारी क्रश आइस, इसमें हम ग्लास को अच्छे तरीके से फिल कर देंगे। जी, क्रश आइस जो है वो आपने अपने ग्लास में जो है वो ऐड कर ली है। लें जी, अब हम जाएंगे अपने पहले ड्रिंक की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा प्लेटिंग। अच्छा, इस तरह के जो ड्रिंक हैं उनको एक्स्ट्रा चिल करके ही हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी क्या वजह है? असल में समर ड्रिंक जितने भी होंगे उनको जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही वो अच्छे लगेंगे। सही। ये जी अब हम इसको करेंगे अरेंज। ये मेरा आ गया मिल्क और लेमन, ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड करें, मैंने ब्लेंड किया। अब लेंगे हम लास्ट पे लेमन जूस, उसमें ब्लेंडिंग के दौरान थोड़ा सा 1 से 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा। ठीक है, इसमें हमने लेमन जूस भी ऐड कर दिया। हमारी स्कंजवीन जो है वो मुकम्मल मैम तब होगी। सही। उसके बाद हम जाएंगे इसकी तरह, इसको सेट करेंगे और ये देखें, ये हमारी मिंट स्कंजवीन जो मिंट स्कंजवीन तैयार है और कलर्स इसके भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक लुक आ रही है। कंप्लीट लुक हमारा ड्रिंक जो है वो फाइनल हो चुका है और इसके बाद अब हम रेसिपी की तरफ जाएंगे, अपने कबाब की तरफ जाएंगे। ऑलमोस्ट ये भी मुझे कंप्लीट ही लग रहे हैं। जी, ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको लेके जाएंगे प्लेटिंग की तरफ। जी, तो प्लेटिंग की तरफ जा रहे हैं। कबाब हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। प्लेटिंग के लिए मैंने मिंट चटनी जो है वो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर की हुई है, आप लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। साथ में ये थोड़ा सा मैंने सैलड अरेंज किया है। उसकी रीज़न इधर मैं एक टिप नाज़रीन को बताता जाऊँ कि अगर आप सैलड या कोई भी क्रंची चीज़ प्लेट में सेट करके फ्राई हुई चीज़ उस पर सेट करेंगे तो उससे ये होगा, उसका क्रिस्पनेस ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगा। अदरवाइज वो प्लेट और उसमें फासला नहीं रहेगा, वो हीट निकलेगी और वो सोगी हो जाएगा। चलिए जी, ये तो एक मज़े की टिप है जो आपके साथ शेयर कर दी है कि अगर आप कोई ऐसी फ्राइड चीज़ जो है वो सर्व कर रहे हैं तो इस तरह से आप अपनी फ्राइड चीज़ को जो है वो अच्छी सी एक लुक भी दे सकते हैं। मैंने कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम इसका इस्तेमाल किया, इसको हमने जूलियन कर लिया। ये हमारे सैलड के तौर पे भी इस्तेमाल होगी और प्लस जो हम कबाब को अरेंज करेंगे उसमें भी ये अच्छा लगेगा। और ये जब डिफरेंट कलर्स ऐड हो जाते हैं तो आपका प्लेटिंग जो है वो एक डिफरेंट कलरफुल नज़र आती है, तो बहुत ज़बरदस्त लुक आ जाती है जी, एक रिच से लुक आ जाती है आपकी रेसिपी में। अब हम अपने कबाब को अरेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 कबाब सेट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्लेट का। हम थोड़ा सा इससे और गार्निश करेंगे विद मिंट लीव एंड लेमन। इसके लिए हमें मिंट का बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा जो लीव होता है वो लेंगे, वो इसके सेंटर में सेट करेंगे। साथ में मेरे पास है लेमन स्लाइसेस। लेमन स्लाइसेस को हम लेमन स्लाइसेस भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और जो रह गई है मिंट चटनी उसको हम थोड़ा सा इनके ऊपर से ड्रिजल कर देंगे। आप थोड़ा सा सेपरेटली अगर देना चाहते हैं रैमकिन्स में आप मिंट चटनी, ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है टेस्ट पे, आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप उसको साथ भी सर्विंग कर सकते हैं और आप उसको अपनी प्लेटिंग में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारी दोनों रेसिपीज जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। सही, दोनों हमारी रेसिपीज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आपने देखा कितने कम वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में जहांगीर ने इस रेसिपी को कंप्लीट कर लिया है। जहांगीर, मैं चाहूँगी एक दफ़ा फिर से आप इसके तमाम तर चीज़ों जो इस्तेमाल के इंग्रेडिएंट्स हमारे नाज़रीन से शेयर कर रहा हूँ। हम स्टार्ट किया था हमने मैश पोटैटो से। मैश पोटैटो हमने 400 ग्राम लिए, उनको अच्छे तरीके से बॉयल किया। बॉयल करने के बाद पील किया, पील करने के बाद हमने मैश किया। उसके बाद हमने सारी वेजिटेबल 50 to 70 ग्राम चॉप की थी, जिसमें कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, उसके बाद ग्रीन चिली और साथ में हमने लिया था पुदीना और धनिया, वो भी बारीक कटा हुआ लेके हमने उसमें मिक्स किया। उसके बाद सीजनिंग की। सीजनिंग में हमने चाट मसाला, चिली पाउडर, क्रश चिली, सूखा धनिया और ज़ीरा और नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया। सर्व किया हमने मिंट चटनी के साथ। उसके बाद उनको शेप दिया, हल्का सा हाथों पे पानी लगा के शेप देने के बाद फिर हबीब कुकिंग ऑयल जो है उसके अंदर हमने इसको सीयड किया, कलर दिया। उसके बाद हमने इसको अरेंज कर दिया। दूसरी तरफ हमारी मिंट स्कंजवीन है, उसके लिए हमने काला नमक जो ब्लैक सॉल्ट उसको यूज़ किया, सॉल्ट यूज़ किया, शुगर यूज़ किया, पुदीने के पत्ते हैं
और साथ में कोई भी क्लब सोडा या सोडा आप यूज कर सकते हैं जी। हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट हो गई है और मेरे ख्याल से बच्चे जब आपके घर में फरमाइश करें कि उन्हें कुछ मजे का खाना है तो जरूर ये आप बच्चों के लिए ट्राई कीजिएगा। अच्छी रेसिपी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो हम भी इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ हबीब के किचन में, क्योंकि ये दिल का मामला है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।